नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं और अभी की बड़ी खबर ओडिशा से। ओडिशा में अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, मोहन मांझी ओडिशा के सीएम होने जा रहे हैं। ओडिशा के सीएम होंगे मोहन मांझी। क्योंझर से वो विधायक हैं, आदिवासी समुदाय से आते हैं मोहन मांझी, और ये फैसला लिया गया है भारतीय जनता पार्टी में कि अब वही अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को सरकार आनी से 4.5 कोटी ओडिया को मोर कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँ, धन्यवाद दूसरी। एवं आज जो दीर्घ 24 वर्षर शासन थिला तार परिवर्तन होती एवं लोक माने जो आशा एवं आकांक्षा एवं ओडिशार विकास पाई जेबड़ी भाव में भारतीय जनता पार्टी प्रति आस्था प्रकट करिसेंती, निश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी आगामी दिन में ताकू संपूर्ण भाव में पूरण करने सहित ओडिशा को भारत वर्ष रे 1 नंबर राज्य में पहुंच करने निश्चित भाव में आज संकल्प नौ। देखिए, बीजेपी की पहली बार ओडिशा में सरकार बनने जा रही है। लंबे वक्त तक वहां बीजेटी की सरकार रही, बीजू जनता दल की। और अपनी खास पेशकश का मैं रुख करना चाहूंगा, जो आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं। सबसे ज्यादा घाटा फिर भी यूपी में सन्नाटा। जी हां, लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी यूपी में बेहतर प्रदर्शन कर लेती, उसे सहयोगी दलों के भरोसे नहीं रहना पड़ता। 2014 और 2019 में बीजेपी ने सहयोगियों के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन तब उसे अपने दम पर भी बहुमत था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, और इसकी बड़ी वजह यूपी में मिली करारी हार रही। बीजेपी 80 में 80 का टारगेट लेकर चल रही थी, लेकिन उसकी आधी भी जीत नहीं पाई। तो सवाल यह कि इस हार का जिम्मेदार कौन? क्या यूपी में कुछ होने वाला है? चर्चा खूब है, लेकिन सब चुप है। आप देखिए यूपी में बीजेपी की हार का यह पॉलिटिकल पोस्टमार्टम। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है और अब मंत्री कामकाज संभालने लगे। लेकिन सबकी नजर यूपी पर है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की कानाफूसी हो रही है कि यूपी में क्या होने वाला है। यूपी को लेकर कानाफूसी इसलिए है क्योंकि यूपी में बीजेपी को उम्मीदों के मुताबिक सीटें नहीं मिली हैं। बीजेपी 80 में से 80 का टारगेट लेकर चल रही थी, लेकिन बाजी मार ली विपक्षी गठबंधन ने। यूपी की 80 में से महज 36 सीटों पर एनडीए को जीत मिली। इसमें बीजेपी की संख्या 33 है, जो कि पिछले चुनाव से 29 कम है। बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में 2019 वाला प्रदर्शन दोहरा देती तो बहुत ज्यादा सहयोगियों के भरोसे नहीं रहना पड़ता। अब सवाल ये कि जब बीजेपी 80 में से 80 सीट जीतने की प्लानिंग के साथ बढ़ रही थी, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि पार्टी को देश भर में सबसे ज्यादा नुकसान यूपी में ही उठाना पड़ा? सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक तरह तरह की चर्चा है, लेकिन यूपी बीजेपी के भीतर फिलहाल सन्नाटा है। सवाल ये कि यूपी में हार की वजह क्या रही? जब पार्टी समीक्षा करेगी तो उसके सामने किस तरह के सवाल आएंगे, जरा उसको समझिए। सवाल ये है, क्या संगठन ने अपना रोल नहीं निभाया? क्या पार्टी का संगठन बटा हुआ था? क्या कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ था? क्या पार्टी के कुछ लोगों ने विरोध में काम किया? क्या टिकट बंटवारा सही तरीके से नहीं हुआ? क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच कोई खाई है? ये वो सवाल हैं जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में सुने सुनाए जा रहे हैं। जब बीजेपी का नेतृत्व नतीजों की समीक्षा के लिए बैठेगा तो इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इन्हीं सवालों के जवाब में छिपा है
देश के सबसे बड़े प्रदेश में बीजेपी को मिली हार का कारण। यूपी की हार पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पड़ोस के राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली में ऐसा कोई माहौल देखने को नहीं मिला। यूपी जहां माना जा रहा था कि बीजेपी बेहद ही ताकतवर है, विपक्ष बटा हुआ है, वहां पर बीजेपी की हार हुई और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। वैसे 4 जून के नतीजों के बाद से ही पार्टी के कई नेता खुलकर भीतरघात के आरोप लगा रहे हैं। और आपकी हार हुई है, आपकी हार हैरानी और चर्चा दोनों का विषय है। क्या सबसे बड़ी वजह लगती है आपको? देखिए, चुनाव मैं हारा नहीं हूँ। जितना भी नुकसान हुआ है वो भीतरघात के कारण हुआ है, जो मेरे साथ भी है और अन्य लोगों के साथ। मुझे 1 साल से पहले मालूम था और इसकी मैं सूचना अपने नेतृत्व को दे चुका था। जिन लोगों ने पार्टी के साथ भीतरघात की है, पार्टी को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब एक सवाल ये है कि आखिर जिन लोगों को यूपी में बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी मिली थी, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट का विश्लेषण करते हैं। इसी से बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। 2014 में मोदी को 56% वोट मिले। 2019 में आंकड़ा बढ़कर 64% हो गया, लेकिन 2024 में ये 54% पर गिर गया। मतलब तीनों चुनाव में सबसे कम। 2014 में जहां मोदी 3,71,000 वोट से जीते थे, 2019 में आंकड़ा बढ़कर 4,79,000 पर पहुंचा था, जबकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज 1,52,000 वोटों से ही जीते। ऐसा तब हुआ जब बीजेपी ने यहां मोदी को 10 लाख वोटों से जिताने का टारगेट सेट किया था। सवाल ये कि वाराणसी की कमान किसके हाथ में थी? वो कौन लोग थे जो काशी की जमीनी सच्चाई को समझ नहीं पाए और इस तरह का नतीजा सामने आया? पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है, जबकि इस इलाके के जातीय समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की पार्टी से गठबंधन किया था। ये अपनी अपनी जाति के क्षत्रप माने जाते हैं। बावजूद इसके न सिर्फ पूर्वांचल में बल्कि वाराणसी में भी इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिला। वाराणसी में विधानसभा की 5 सीट है, जिनमें से 3 सीट शहरी है। बाकी की 2 सीट है सेवापुरी और रोहनिया। रोहनिया में 26,000 की लीड मोदी को मिली, जबकि सेवापुरी में मोदी को 22,000 की लीड मिली। वहीं शहर की दक्षिणी सीट से सबसे कम 16,000 की लीड रही। जबकि सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। बावजूद इसके यहाँ के स्थानीय बीजेपी विधायक के गांव के कुछ बूथों पर कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले। सेवापुरी और रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में भूमिहार और पटेल वोट अच्छी संख्या में हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर घर घर जाने का दावा कर रहे थे, मगर नतीजा कुछ और ही दिखाई पड़ा। यहां पर भूमिहार और पटेल वोट बीजेपी से छिटके और प्रधानमंत्री की जो जीत का फासला है यहां पर खासा कम रहा। सहयोगी दल के नेता ये कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास ले डूबा। सवाल ये कि अति आत्मविश्वास में था कौन? निश्चित रूप से हार पर समीक्षा होनी चाहिए। कुछ न कुछ कारण है, तभी तो हारे हैं। आरक्षण और एडिट वीडियो जो चला दिया माननीय गृह मंत्री जी का, और एक बयान चलाकर भय पैदा करके वोट दिया गया, उनको भ्रम पैदा करके वोट दिया गया। और ये पहले एक तो कारण ही रहा। दूसरा, आत्मविश्वास बहुत हो गया था। जीत रहे हैं 400 जीत रहे हैं, उसमें एक नहीं जीतेंगे तो उदासीन और निष्क्रिय हो गए। और कुछ जगहों पर आपस में जो है तालमेल नहीं मिला, इसकी वजह से आपसी जो कलह है उसका भी असर। निश्चित रूप से कुछ जगह तालमेल कमी होने की वजह से तो दूसरा फायदा उठाता है। दबी जुबान में चर्चा तो खूब हो रही है, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा कि आखिर ये नौबत आई क्यों। अब देखना यह है कि नतीजों को लेकर जो बैठक होगी उसमें किसकी जिम्मेदारी तय होती है और किसको इस अप्रत्याशित हार का जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी की रणनीति पर भारी पड़ी। टिकट बंटवारे में किसकी चली या किसकी नहीं चली, ये बीजेपी का अंदरूनी मसला है। लेकिन सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव ने इस चुनाव में नया जातीय प्रयोग किया, जो कि कामयाब रहा। सवाल ये है कि बीजेपी इस सामाजिक समीकरण को जानबूझकर हल्के में लेती रही या फिर समझने में भूल कर गई। नुकसान सिर्फ पूर्वी यूपी में नहीं हुआ, पश्चिम में भी बीजेपी आपसी लड़ाई में पिस गई। संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच जो सियासी बयानबाजी चुनाव के दौरान शुरू हुई, वो बयानबाजी अब भी जारी है। मैं उम्मीद करता हूं
कि कार्रवाई होनी चाहिए थी। और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। अगर बालियान जी ऐसा कह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये कहना चाहिए, और कहना भी है तो पार्टी फोरम पे कहना चाहिए, उन्हें मीडिया के जरिए नहीं कहना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष जी ने सरधना पे लगाई थी कि तुम सरधना देखो केवल, तो मैंने सरधना ही देखा ना, तो सरधना पे तो पार्टी नहीं हारी ना। वो बुढ़ाना पे हारे, वो चरथावल पारे, उनकी घर की सीट है, तो वो उनका चिंतन मनन ये होना चाहिए मैं अपने घर में क्यों हारा हूँ, वो दूसरे के सिर पर ठीकरा ना फोड़े अपनी। केंद्रीय मंत्री रहे संजीव बालियान मुजफ्फरनगर सीट से हार गए और इसके जिम्मेदारों में एक नाम संगीत सोम का भी सामने आया, जबकि ये दोनों नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे बनकर 2014 में उभरे थे। आपसी लड़ाई का तो ये महज एक उदाहरण है जो सामने आ गया। ऐसे कई नेता हैं जो नुकसान के लिए आरोपों के घेरे में हैं। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार के बाद गठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल की शुरुआत हो गई है। पूर्व विधायक और पश्चिमी यूपी में बीजेपी के नेता संगीत सोम ने बीजेपी आरएलडी गठबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए। कहा जो सीटें हम जीत रहे थे उन्हें भी हार गए। संगीत सोम ने आरएलडी पर निशाना साधा है। आरएलडी के आने से बीजेपी को फायदा हुआ है या नहीं हुआ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम जो सीटें जीत रहे थे हम उन्हें भी हार गए। और डिवीजन को भाजपा के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया, ये पार्टी का विषय है, पार्टी इस पर चिंतन मनन कर रही है और पार्टी इस पर देख रही है कि ये डिवीजन क्यों चिंता का विषय है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। करीब 1 साल से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर पर अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चुप्पी तोड़ी है। शपथ ग्रहण के ठीक 2 दिन बाद जब संघ प्रमुख ने नई नवेली सरकार को हिंसा रुकवाने की नसीहत दी, तो विपक्ष ने बयान को हाथों हाथ लिया और सरकार की मंशा पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। पूछा कि आखिर बीजेपी और संघ के बीच सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत के इसी बयान पर सियासी संग्राम शुरू हो गया। दरअसल नागपुर में संघ के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने मणिपुर के मुद्दे पर इशारों ही इशारों में मोदी सरकार को नसीहत दी। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। सवाल ये है कि आखिर संघ प्रमुख को मणिपुर के मुद्दे पर सार्वजनिक मंच पर क्यों बोलना पड़ा? बीजेपी और संघ के बीच किसी मुद्दे पर टकराव ना के बराबर दिखाई पड़ता है। अगर कोई असहमति भी होती है तो उसे पर्दे के पीछे ही सुलझा लिया जाता है। ये पहली बार हुआ है जब संघ प्रमुख सार्वजनिक मंच पर पार्टी को नसीहत देते हुए नजर आए हैं। मणिपुर पिछले 1 साल से ज्यादा समय से हिंसा की आग में झुलस रहा है। मणिपुर में 3 मई 2023 को बड़ा जातीय संघर्ष भड़का। मैतेई समुदाय सरकार से जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है। 27 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री जिस ओपन जिम का उद्घाटन करने वाले थे, उसमें आग लगा दी गई। इसके बाद बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई। इस जातीय संघर्ष में अब तक 219 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व और चूराचांदपुर जिले में 5000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हुई हैं। पुलिस ने 10,000 से ज्यादा FIR दर्ज की। लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों के बाद मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। इधर विपक्ष संघ प्रमुख के बयान के बाद फिर मणिपुर के मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा, शायद भागवत के बयान के बाद PM मोदी मणिपुर का दौरा करेंगे। वहीं सुप्रिया सुले ने मणिपुर में हिंसा रोकने और समस्या के समाधान के लिए सभी दलों की कमेटी बनाए जाने की मांग की है। I welcome his statement from the bottom of my heart because Manipur is a part of India. It's an integral part of India. This is something we have been asking. The India Alliance has been asking for the longest time that let's have a discussion, let's form a good committee with all party. Everything doesn't get solved with a gun. सरकार को हटाइए, बोल के क्या होता है? मणिपुर में क्या हो गया, कल कश्मीर में क्या हो गया? मोहन भागवत जी
आदरणीय है, बोलते हैं, लेकिन सरकार तो उनके आशीर्वाद से चल रही है ना, बोलने से क्या होता है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और अब माँ बेटे का झगड़ा हो गया है। मातृ संस्था है आरएसएस, बीजेपी उसका एक संगठन है। नड्डा जी ने बीच चुनाव में खुलेआम कहा कि अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं उसके कारण भी ये सारे बयान जो मोहन भागवत ने दिए हैं वो उसकी भी एक वजह हो सकती है। सियासी नजरिए से देखें तो इस बार मणिपुर की दोनों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। इस चुनाव में मणिपुर में बीजेपी एक भी सीट जीतने में विफल रही। 2019 के मुकाबले बीजेपी को करीब 17% वोट का नुकसान हुआ। कांग्रेस को 2019 के मुकाबले करीब 23% वोट ज्यादा मिले। मोहन भागवत का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संघ प्रमुख के बयान को बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के बयान से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव के दौरान एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर को दिए गए इंटरव्यू में जेपी नड्डा ने संघ की जरूरत बीजेपी को ना के बराबर होने की बात कही थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट छोड़ने का ऐलान लगभग कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी आखिर किसे मिलेगी, और सवाल तो यह भी आखिरकार करहल से अखिलेश की जगह उम्मीदवार कौन होगा। क्या अखिलेश यादव अब केंद्र की राजनीति करेंगे? क्या शिवपाल यादव यूपी में अगले नेता प्रतिपक्ष बनने जा रहे हैं? यूपी की सियासी हलकों में इन दिनों ये सवाल तभी से तैर रहे हैं जब से समाजवादी पार्टी ने राज्य में प्रचंड जीत दर्ज की है। अब यह बात पुख्ता हो चुकी है कि अखिलेश यादव कन्नौज की सीट नहीं छोड़ेंगे। अखिलेश कल ही करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे सकते हैं और साथ में यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की सीट से भी। अब अखिलेश के चाचा यानी शिवपाल यादव का नाम इस पद की दौड़ में सबसे ऊपर बताया जा रहा है। अखिलेश यादव के हौसले इसलिए भी बुलंद हैं कि पहली बार सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले प्रदेश यूपी की 80 में से समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें झटक ली। वहीं बीजेपी को सिर्फ 33 सीटों पर संतोष करना पड़ा। वहीं कांग्रेस ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 6 सीटों पर जीत दर्ज की। कुल मिलाकर यूपी में इंडिया गठबंधन को 80 में से 43 सीटों पर जीत मिली, जबकि एनडीए गठबंधन महज 36 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। मैं अपने कार्यकर्ता नेताओं को बधाई देता हूं कि बहुत दिनों बाद ये ऐतिहासिक जीत, और ऐसी जीत कि जिसने देश में समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। जहां तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी पहुंची है, वहीं जिम्मेदारी भी समाजवादियों की बड़ी है। 37 सीटें जीतकर अखिलेश के हौसले आसमान छू रहे हैं और अब पूरा फोकस 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर है। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव को कन्नौज में 6,42,292 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक को 4,71,370 वोट हासिल हुए। वहीं बहुजन समाज पार्टी के इमरान बिन जफर को 81,639 वोट मिले थे। अखिलेश यादव ने कन्नौज संसदीय सीट पर 1,70,922 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। हालांकि इटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से पूछा कि वो किस सीट से इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। करहल और मैनपुरी के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की, मिलने का भी काम किया, और उन लोगों से मैंने कहा भी कि अब जब 2 जगह से चुनाव में जीत गया हूँ तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी। तो बहुत जल्दी में विधानसभा में अपना जो हमें सीट छोड़नी है उसकी जानकारी दे देंगे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर अखिलेश यादव करहल की सीट से इस्तीफा देंगे तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अगला उम्मीदवार कौन होगा। पार्टी के अंदर खाने की चर्चा है कि अखिलेश इस सीट से अब लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को मौका देंगे। तेज प्रताप के अलावा प्रोफेसर रामगोपाल यादव के भांजे अरविंद यादव और पूर्व विधायक सोबरन सिंह का नाम भी रेस में आगे चल रहा है। छत्तीसगढ़ का बलौदा बाजार करीब 25 दिनों से सुलग रहा था, लेकिन इसका अंदाजा ना तो सरकार लगा पाई, ना ही प्रशासन लगा पाया। कल सतनामी समाज के लोगों ने जबरदस्त बवाल काटा। फिलहाल आज यहां शांति है
उपद्रवियों की धरपकड़ तेज की गई है। जंगी प्रदर्शन करने से कोई लाभ नहीं होगा। न्यायिक जांच की आदेश हो चुकी है। हिंसा और उत्पात की ये तस्वीरें सोमवार दोपहर की है। 10 जून की दोपहर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में उग्र भीड़ ने घंटों हिंसा का तांडव किया। कलेक्टर और एसपी के दफ्तर फूंक दिए गए। 100 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई। बताया जा रहा है 5000 से ज्यादा लोगों की भीड़ थी जो डिवाइडर ग्रिल तोड़ते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची और फिर मचाया उत्पात। सोमवार की घटना के बाद आज सुबह से स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कलेक्ट्रेट में सन्नाटा पसरा हुआ है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जयप्रकाश ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कलेक्ट्रेट के बाहर का नजारा है, देख सकते हैं कि तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर कि यहीं पर जो है दूसरी बैरिकेटिंग लगाई गई थी यहाँ पर, और इस बैरिकेटिंग में लगभग 500 जवान यहाँ पर तैनात थे जो बताया जा रहा है। और यहाँ से जो प्रदर्शनकारी है वो आगे बढ़ रहे थे कलेक्ट्रेट की ओर, और यहीं पर जो है बैरिकेटिंग तोड़ते हुए और पुलिस के साथ झूमा झपटी हुई, और झूमा झपटी के बाद जो है प्रदर्शनकारी सीधे कलेक्ट्रेट की ओर रुख किया उन्होंने। यहाँ पर ये मोटरसाइकिल भी पड़ी हुई है, और इसके अलावा ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। फोर्स के जो जवान थे उनके हेलमेट्स थे। सतनामी समाज के लोग धार्मिक स्थल तोड़े जाने से नाराज हैं। मामला पिछले महीने से ही अंदर सुलग रहा था। डिप्टी सीएम विजय शर्मा रात को ही घटना स्थल पर पहुंच गए। न्यायिक जांच की घोषणा भी समाज की मांग के आधार पर हो गई थी, इसलिए मेरा पूर्ण विश्वास है कि समाज इसमें नहीं है, इसमें असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इस तरह की गड़बड़ी की है। सर्वप्रथम तो मैं जिन लोगों के संपत्ति की क्षति हुई है मैं उनसे आग्रह करता हूं शांति बनाए रखें। समाज का यह मसला नहीं हो सकता, इसलिए समाज का कोई विषय नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन पर सख्त कार्रवाई होगी ही होगी। फिलहाल पुलिस उपद्रवियों की तलाश कर रही है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्ष ने बहुत शोर मचाया। 240 सीटें जीतने वाली मोदी सरकार पर कमजोर होने और सहयोगियों की शर्तों के आगे मजबूर हो जाने जैसे आरोप लगा दिए। लेकिन 9 जून को तीसरी बार मोदी सरकार ने शपथ लेने के साथ ही यह साफ कर दिया कि वो मजबूर नहीं बल्कि देश चलाने के लिए एक मजबूत सरकार लेकर आए हैं। 85-15 वाले फॉर्मूले का वो मंत्रिमंडल जो सरकार से लेकर विपक्ष तक सुर्खियों में बना हुआ है। स्क्रीन पर दिख रहा ये कोई आम कार्टून नहीं है, ये विपक्ष का मोदी सरकार पर वार था। विरोधियों ने ऐसे कार्टून के जरिए चोट करके बताने और जताने की कोशिश की थी कि पीएम मोदी इस बार पुराने तेवर से सरकार नहीं चला पाएंगे। ऐसे एक नहीं, बारी बारी कई कार्टून 4 जून के नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर तैरने लगे। कांग्रेस ने ये कार्टून उस दिन ट्वीट किया था जब तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार ने सहयोगी दलों के साथ मुलाकात की। मकसद ये बताना था कि मोदी अपनी शर्तों पर सरकार नहीं चला पाएंगे। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बतौर सांसद तीसरी बार चुनकर आए हैं। लेकिन फिर वो दिन आया जिसका बीजेपी और तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ पूरे देश को इंतजार था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी पीएम मोदी के शपथ लेने के बाद लोग टकटकी लगाए इस बात के इंतजार में थे कि सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में क्या किसी सहयोगी दल को जगह मिलेगी। तमाम
तमाम अखबारों से लेकर वेबसाइट तक यही हेडलाइन थी कि सहयोगी दलों को खुश रखने के लिए मोदी किस हद तक और कहां तक समझौता करेंगे। इन्होंने 10 साल में यही दिया है ना, नरेंद्र मोदी जी या उनकी जो सरकार थी, अब तो एनडीए की सरकार है, तो हम अब सवाल पूछेंगे, मोदी जी को नहीं पूछेंगे सवाल, हम सवाल पूछेंगे चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी को, क्योंकि ये सरकार बनाने में उनका सहयोग है। उनके मदद के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये उधार की सत्ता है। देखिए, ये सरकार सबको लेकर चलने वाली सरकार है नहीं। ये साफ हो गया कि इनके यहाँ सबको न्याय नहीं मिल सकता। कैबिनेट मंत्री श्री राजनाथ सिंह। लेकिन मोदी की शपथ के बाद जैसे जैसे नाम पुकारे गए, तस्वीर साफ होती गई। श्री अमित शाह। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली। 71 मंत्रियों में 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, जबकि 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी के साथ शपथ लेने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है और इसी के साथ मोदी ने यह भी बता दिया कि उन्होंने कोई भी समझौता नहीं किया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो समझिए। मौजूदा मोदी सरकार यानी एनडीए में बीजेपी के 9 सहयोगी दल हैं। 71 मंत्रियों वाली मोदी सरकार में सहयोगियों के हिस्से क्या और कितना आया है वो देखिए। एनडीए की 16 सांसदों वाली सबसे बड़ी सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 2 मंत्री पद मिले हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री। एनडीए की दूसरी अहम सहयोगी जेडीयू को भी 2 मंत्री पद मिले हैं, जिसमें सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री है और एक राज्य मंत्री। चिराग पासवान की 5 सांसदों वाली लोक जनशक्ति पार्टी के हिस्से एक कैबिनेट आई है। 7 सांसदों वाली शिवसेना को सिर्फ एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री पर संतोष करना पड़ा है। 2 सीटें जीतने वाली जयंत चौधरी की आरएलडी के हिस्से एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री पद आया है, जबकि मांझी की हम अपना दल जेडीएस और आरपीआई को एक मंत्री पद मिला है। मोटी बात करें तो पीएम मोदी ने तीसरे टर्म की अपनी सरकार में 85% हिस्सा बीजेपी के पास रखा है और बाकी बचे हुए करीब 15% में अपने 9 सहयोगी दलों के साथ हिस्सेदारी की है। सहयोगी दल की मोदी सरकार में तस्वीर कैसी है वो देख लीजिए। मोदी सरकार में सहयोगी दल के 5 कैबिनेट मंत्री हैं, 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, जबकि 4 राज्य मंत्री हैं। 71 मंत्रियों में कुल 11 सहयोगी दल के मंत्री हैं। मतलब ये कि मोदी सरकार ने विपक्ष के उन आरोपों को गलत साबित कर दिया जिसमें कैबिनेट बर्थ के लिए शर्तें रखने और उन शर्तों के आगे घुटने टेकने जैसी बातें कही गई थी। लेकिन शपथ तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर आनी तो अभी बाकी थी। शपथ के बाद देश इस बात के इंतजार में था कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलता है और शपथ समारोह के पूरे 23.5 घंटे बाद वो लिस्ट सामने आई, जिसमें मोदी सरकार ने एक बार फिर से बता दिया कि उन्होंने कोई समझौता नहीं किया है। पिछली बार की तरह इस बार भी अमित शाह ने देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाली और इस बार सहकारिता मंत्रालय भी संभाला। राजनाथ सिंह एक बार फिर देश के रक्षा मंत्री बने। निर्मला सीतारामन ने देश के वित्त मंत्री की जिम्मेदारी पहले की तरह संभाली और एस जयशंकर दोबारा विदेश मंत्री बने। कृषि मंत्रालय जैसा अहम विभाग बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास आया, जबकि बीजेपी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक संभालने वाले जेपी नड्डा देश के स्वास्थ्य मंत्री बने। कहने का मतलब ये है कि मोदी सरकार ने तमाम अहम विभाग अपने पास ही रखे और बीजेपी के बड़े चेहरों को जिम्मेदारी दी।
विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार ने सहयोगी दलों को छोटे विभाग देकर झुनझुना थमा दिया है। जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है कि किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। बिहार को झुनझुना थमा दिया गया है। अब ये विभाग पहले रेल हो, कृषि हो, नागरिक उड्डयन, ऐसे महत्वपूर्ण विभाग बिहार को मिलते रहे हैं। इसका मतलब है कि बिहार की उपेक्षा फिर होगी। बिहार को कोई तवज्जो नहीं मिला, ये स्पष्ट है। सब कटपिस और ये जो ऐसे विभाग थे वो सब दे दिए गए, जो कोई महत्वपूर्ण विभाग बिहार को नहीं मिला जिससे बिहार का विकास हो सके। लेकिन एनडीए के सहयोगी दल साफ कह रहे हैं कि कोई भी विभाग छोटा नहीं होता। काम कोई न बड़ा होता है न कोई काम छोटा होता है, काम काम होता है। और जो आपको दिख रहा है, जो विभाग है, वो दिखने वाला आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ विभाग है। तो इसलिए आप किसी भी चीज में निगेटिविटी को देखते हैं, निगेटिविटी को नहीं देखना चाहिए, पॉजिटिविटी को देखना चाहिए। भाई मिनिस्ट्री ना बड़ी होती है ना छोटी होती है। मिनिस्ट्री मंत्री की काबिलियत से पहचान होती है, कौन मंत्री किस मंत्रालय को अपनी क्षमता से आगे लेकर जाता है। ऐसे में मैं मानता हूं कि हर मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय होता है, आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। मोदी सरकार और सहयोगी दलों के बीच मंत्री पद के बंटवारे की कुछ और भी बातें हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। बिहार के पूर्व सीएम और गया से सांसद जीतन राम मांझी पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। मांझी को एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री बनाया गया है और मांझी के साथ मोदी ने बीजेपी की शोभा करंदलाजे को एमएसएमई में राज्य मंत्री बनाया है। ठीक ऐसे ही जेडीएस के एचडी कुमार स्वामी को भारी उद्योग और इस्पात मंत्री की कैबिनेट मिली है। उनके साथ बीजेपी के भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। नीतीश के करीबी और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह को मोदी सरकार में पंचायती राज के साथ साथ मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। ललन सिंह के साथ बीजेपी के एसपी बघेल को राज्य मंत्री बनाया गया है। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। चिराग पासवान के साथ बीजेपी के रवनीत सिंह बिट्टू को राज्य मंत्री बनाकर जोड़ा गया है। ये पूरी तस्वीर इस बात पर मोहर लगाती है कि शोर तो बहुत हुआ, लेकिन मंत्रिमंडल में बंटवारे से लेकर सरकार चलाने तक बीजेपी का ही जोर है। तीसरी बार देश मिलने के बाद मोदी मजबूती वाला संदेश देते दिखाई दे रहे हैं। जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है। और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। हमें और तेजी से और विस्तार से और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। उधर राजस्थान से बीजेपी के सांसद अर्जुन राम मेघवाल को नई कैबिनेट में स्वतंत्र प्रभार का कानून मंत्री बनाया गया। आज उन्होंने मंत्रालय का कामकाज संभाला। एबीपी न्यूज से बात करते हुए मेघवाल ने अपनी प्राथमिकता बताई और सहयोगियों को झुंझुना थमा देने वाले आरोप पर भी जवाब दिया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जो मंत्री बने हैं उन सब ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ नए विधि मंत्री, हालांकि पहले भी इनके पास यही जिम्मेदारी थी, अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे साथ हैं और एक और पोर्टफोलियो आपको मिला है, संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी आप मिले। मेघवाल साहब बहुत बधाई, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और विधि मंत्री के तौर पर, हालांकि आप पहले भी यह जिम्मेदारी संभालते रहे, इस टर्म में पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, पहले तो पुनः जिम्मेदारी देने के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार कि उन्होंने विश्वास जताया। 3 नए लॉज 1 जुलाई से लागू होंगे। इस देश में
आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चेंज है हमारे इंडियन जुडिशियल क्रिमिनल सिस्टम में। सहयोगी दलों को जो विभाग मिले हैं, एक तो पहले तो संख्या के तौर पर, अब विभाग के तौर पर विपक्ष कह रहा है कि झुंझुना पकड़ा दिया है मोदी जी ने, सहयोगियों को तो उचित सम्मान दिया ही नहीं है कैबिनेट में। इस पर आप उन्हें क्या जवाब दें? देखिए, हमारी सेंट्रल हॉल में मीटिंग हुई थी, कितना सम्मान दिया जी सहयोगियों को। आप सेंट्रल हॉल की मीटिंग देखिए और कैसे हमारे सहयोगियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी भी विश्वास प्रकट किया। उसके बाद तो कोई बाकी रहता ही नहीं है। जो विभागों की बात है, संख्या की बात है, इस पर इनका खुद का ही ऐसा हाल है। इनके कई कह रहे हैं कि हमें बुलाया ही नहीं। वो खुद तो देख लें अपने गिरेबान में। हमारे यहाँ तो बहुत सम्मान दिया गया है और सब मिलजुल करके हम काम करेंगे। एनडीए की सरकार के नाते हम सब समझते हैं कि हम एनडीए का जो गठबंधन का धर्म है वो निभाना जानते हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। महाराष्ट्र एटीएस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और ये आरोप है कि बांग्लादेशियों ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर वोटिंग की है इस बार। ये आरोप है। विधि मंत्री के तौर पर आप इस पर कैसे? मैं आज मैंने चूंकि ज्वाइन किया है तो मैं लॉ मिनिस्ट्री के नाते जो हमारे विषय है ना उन पे चर्चा करूंगा। चुनाव आयोग इस संबंध में अपनी बात पैनी नजर रखे। मंत्री के तौर पर नहीं, एक राजनेता के तौर पर ये कितना गंभीर पैनी नजर रखे हुए हैं चुनाव आयोग इस संबंध में। इसकी जांच आप चुनाव आयोग इस पे पैनी नजर रखे हुए हैं। टीडीपी के राममोहन नायडू को मोदी सरकार में नागरिक उड्डयन यानी विमानन मंत्रालय दिया गया है। 2014 में जब टीडीपी एनडीए सरकार का हिस्सा थी तब भी यह विभाग टीडीपी के जिम्मे था। पिछली सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था। राममोहन नायडू से बात की है मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने। हमारे साथ में राममोहन नायडू साहब मौजूद हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर के तौर पर आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी, इस बारे में जरा बताइए। पहली प्रायोरिटी होगी कि मंत्रालय की जान पहचान होए, रिव्यू मीटिंग करेंगे, उसमें देखेंगे क्या क्या इमीडिएट दिक्कतें हैं, उसको किस तरह से हम टैकल करें और हमारे जो भी निर्णय हम लेंगे उसमें एट द कोर तो हमारा रहेगा आम आदमी को बेनिफिट कैसे पहुंचे, आम आदमी की जो दिक्कतें हैं अगर कुछ है तो उसको कैसे सुलझाए, यही हमारा मोटिव। एनडीए में सबका शामिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा सोच नहीं है कि हमारा कि यही मंत्रालय इसी में ये होना चाहिए वो होना चाहिए। हमारा आंध्रा की तरफ से हमारा मकसद ये था कि केंद्र से पूरी तरह से मदद हमें मिलनी चाहिए। तो चाहे जो यही था आपका केंद्र से जो मंत्रालय हम चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, जैसे हमारा एमओएस भी है उसमें 2-3 मंत्रालय का डिपार्टमेंट है, 2-3 भी हमारे पास हो। हम तो यही चाहेंगे कि बाकी सारे जो मंत्रालय हैं उनका भी हमें मदद मिले। तो मंत्रालय की जिम्मेदारी लेने के बाद ये तमाम नए मंत्री क्या कह रहे हैं वो भी हम लगातार एबीपी न्यूज पर आपको सुनवा रहे हैं।